हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग का इंग्लिश का एग्ज़ाम हो चुका है। अब एग्ज़ाम की बारी है इकोनॉमिक्स की। जो अभी क्लास 12th में इकोनॉमिक्स दे रहे हैं, चाहे आर्ट्स के बच्चे हो, चाहे साइंस के बच्चे हो, चाहे कॉमर्स के बच्चे हो, इकोनॉमिक्स में कैसा सवाल आएगा। तो सब्जेक्टिव के लिए मैंने 2 मॉडल पेपर कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग चैनल पे डाल दिया है। अगर आप नहीं देखे तो पहले जाके देखिए सब्जेक्टिव का 2 मॉडल पेपर। अब रहा बात ऑब्जेक्टिव का, तो इंग्लिश में जैसा कि क्वेश्चन आया है कि जो पिछले साल का मॉडल पेपर था, इससे पिछले साल का मॉडल पेपर था, सारा का सारा ऑब्जेक्टिव वहीं से आया है। तो बहुत सारे बच्चों का डिमांड है कि सर पिछले साल का जब मॉडल पेपर इंग्लिश में सारा वहाँ से आया तो इकोनॉमिक्स में भी वहीं से आएगा, तो आप इकोनॉमिक्स करवा दो। तो पिछले साल का जो मॉडल पेपर जारी हुआ था उसका इकोनॉमिक्स जो क्वेश्चन था वो केवल हिंदी में था। तो हिंदी वाले बच्चे तो वहाँ से कर ले रहे हैं, लेकिन जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको बहुत दिक्कत हो रही है। तो कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग उस पूरे क्वेश्चन पेपर का हिंदी और इंग्लिश दोनों करके आपके सामने लेकर आया और फिर हम लोग इसका आंसर करवाएंगे। ये देखिए, उसका हिंदी तो आपके पास था, अब हम लोग फिर से उसको वर्ड में इंग्लिश में कन्वर्ट करके टाइप किए हैं ताकि आपके लिए आसान हो सके। और बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले भी हैं, उनको भी हिंदी नहीं समझ में आता है, उनको भी इंग्लिश आसान लगता है, क्योंकि हिंदी में उनके लिए क्वेश्चन समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे चैनल में अलग अलग वीडियोस डाले जा रहे हैं, तो थोड़ा उस से ध्यान रखिएगा। और आप जो पीछे 5 साल का मॉडल पेपर है उसको ज़रूर देखिए। ये 5 साल का मतलब पिछले साल का जो 5 मॉडल पेपर है उसको अगर अच्छे से आप आंसर कर लिए, और कॉमर्स वर्ल्ड हर दिन सुबह और शाम दवा की खुराक की तरह एक मॉडल पेपर जारी करेगा आपके सामने, और एक मॉडल पेपर का पूरा क्वेश्चन और आंसर आपको देगा। तो ये दवा की तरह सुबह और शाम खाने से, रात में खाने के बाद और सुबह खाने से पहले ज़रूर देख लें, आपको फ़ायदा होगा। और ये सारे मॉडल पेपर में, मतलब एक मॉडल पेपर में 40 क्वेश्चन है, तो 5 मॉडल पेपर में लगभग 200 क्वेश्चन आपके पास आ जाएगा। 200 क्वेश्चन इनफ होता है, काफ़ी होता है आपके लिए। अगर आप सही से प्रैक्टिस करेंगे तो 200 क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। तो इकोनॉमिक्स सबको टफ लगता है, और इकोनॉमिक्स में इंग्लिश में मॉडल पेपर जब 2022 का आया था उसका कोई सॉल्यूशन किसी के पास नहीं है। तो चलिए पहली बार हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इसका सॉल्यूशन। तो आप इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप तक अगले जो इसके बाद वाले आने वाला वीडियो है वो सबसे पहले पहुँचे। और इकोनॉमिक्स ही नहीं, इसके बाद अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, ईटीपी, बीएमटी, ये सारे वीडियो आपके पास पहुंचेंगे सबसे पहली बार और डिटेल के साथ पहुंचेंगे। तो आप लगातार इस चैनल में जुड़े रहिएगा और इसका फ़ायदा उठाते रहिएगा। और अगर किन्हीं को पीडीएफ चाहिए इसका, अगर कोई लगता है कि सर मोबाइल से पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो वो पीडीएफ के लिए मेरा एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग, प्ले स्टोर में जाइएगा, कॉमर्स वर्ल्ड हज़ारीबाग एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे डाउनलोड कीजिएगा सामने ये पीडीएफ आपको दिखेगा। कुछ पीडीएफ मैं फ्री स्टडी मटेरियल में दे दूंगा, और कुछ पीडीएफ के लिए आपको कुछ चार्जेस देने होंगे जो वहाँ दिखे होंगे। तो आप उसको चार्ज पे करके आप आराम से इसको डाउनलोड अपने पास कर सकते हैं, अपने पास मोबाइल में रख सकते हैं और सारा पीडीएफ मोबाइल से ही पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और ये हम लोग सेट 1 कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इकोनॉमिक्स में ये क्या है, जो मॉडल पेपर जारी हुआ था, मॉडल पेपर जारी हुआ था 2022 में, 2022 के एग्ज़ाम के लिए उसे 5 सेट जारी हुआ था। उसमें हम लोग जो कर रहे हैं वो सेट 1 कर रहे हैं। सेट 1, आप अगर हिंदी में आपके पास सेट 1 होगा तो मिलाइएगा तो यही सेट होगा। हिंदी अगर आपके पास सेट 1 होगा या डाउनलोड किए होंगे तो क्वेश्चन मिलाएगा तो यही सेट 1 का पूरा क्वेश्चन है। इसको हम लोग आंसर करने वाले हैं। ये पूरा है ना, अरिका करके डिटेल के साथ करेंगे, थोड़ा समय लगेगा, वीडियो लंबा बनेगा, लेकिन दिक्कत नहीं है। अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ समझते जाएंगे तो ऐसा नहीं कि एक ही आंसर आपको समझ में आएगा, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप समझ पाएंगे। इसलिए वीडियो को डिटेल में हम समझाएंगे। थोड़ा लंबा जाएगा, कोई बात नहीं। अगर एक सेट हम लोग 2 वीडियो में करके देते हैं, कोई बात नहीं। जो पढ़ेंगे अच्छे से पढ़ेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे। रट्टा मारने से ये क्वेश्चन तो बन जाएगा, अगर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट कर दिया तो आप फंस जाएंगे। इसलिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे समझते जाइएगा, डिटेल के साथ समझते जाइएगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है ना कि 2 वस्तुओं का एक्स और वाई 2 हमारे पास प्रोडक्ट है। देखिए यहाँ इसका इंग्लिश यहाँ पे लिखा हुआ है, नज़र नहीं नीचे ही। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी यानी पीपीसी जो है वो 2 गुड्स का है, गुड्स एक्स और गुड्स वाई का दिया हुआ है कि एक्स गुड्स का और वाई गुड्स का पीपीसी आपके सब पास दिया हुआ है। तो बोलता है कि आप बताइए कि पीपीसी का कर्व व्हाट विल बी द शेप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। कैसा शेप बनेगा पीपीसी का, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो पहले तो ये जानिए पीपीसी होता क्या है और पीपीसी कब आता है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, हम लोगों के साथ पीपीसी का प्रॉब्लम आता है, यानी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे। ध्यान दीजिएगा, पीपीसी तब क्रिएट होगा ना
जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेस होंगे, रिसोर्सेस लिमिटेड है, तो हमको देखना होता है कि प्रोडक्ट ए का पॉसिबिलिटी क्या है प्रोडक्शन करने का, प्रोडक्ट बी का है। उसी तरह दिया एक्स वस्तु का पॉसिबिलिटी और वाई वस्तु का पॉसिबिलिटी। चूँकि मेरे पास लिमिटेड रिसोर्सेस है, मैन लिमिटेड है, मशीन लिमिटेड है, मनी लिमिटेड है, सब लिमिटेड है, तो क्या होता है कि जब हम एक वस्तु के ऊपर ज़्यादा प्रोडक्शन करने का चांसेस बढ़ता है तो दूसरे का कम हो जाता है। देखिए यहाँ 0 है, यानी इसका प्रोडक्शन करने का चांस बिल्कुल कम है, तो सारा पैसा, सारा मैन, सारा मटेरियल इस पर लगा। अब जब इसका प्रोडक्शन करने का चांस बढ़ा तो कुछ आदमी, कुछ पैसा इधर चल गया तो यहाँ पे घट गया। तो जैसे जैसे ऊपर वाले का बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे नीचे वाले का क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेस है मेरे पास। अब यहाँ मान लो 5 आदमी काम करता था तो पूरा लगा था तो पूरा यहाँ प्रोडक्शन होता था, यहाँ 0। अब यहाँ से एक आदमी हटाइएगा तो प्रोडक्शन शॉर्ट करेगा, फिर और हटाइएगा तो प्रोडक्शन शॉर्ट करेगा। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कब आता है, जब हमारे पास रिसोर्सेस जो है लिमिटेड होते हैं, सीमित होते हैं। पैसा सीमित है तो आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, मैन पावर लिमिटेड है तो आप दिमाग नहीं लगा सकते। तो बोलता है जब आपके पास रिसोर्सेस लिमिटेड होंगे तब पीपीसी क्रिएट होगा, और जब पीपीसी क्रिएट होगा तो पीपीसी का कर्व हमेशा याद रखेगा, आप लोग पढ़े भी होंगे, कॉनकेव टू ओरिजिन आता है। कॉनकेव टू ओरिजिन आता है इसका, जब भी पीपीसी का कर्व बनता है तो कॉनकेव टू ओरिजिन बनता है। ऐसे आप लोग देखे भी होंगे, ऐसा बनता है पीपीसी का कर्व। जब भी पीपीसी का कर्व बनता है तो ऐसा बनता है पीपीसी का कर्व, कॉनकेव टू ओरिजिन। ये आप मिरर पढ़े होंगे, कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव होता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऋणात्मक ढाल मूल बिंदु की ओर अवतल होता है। मूल बिंदु की ओर क्या होता है, अवतल होता है। दर्पण मिरर पढ़े होंगे 2, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव होता है, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है कि जब भी पीपीसी बनाएं, किसी भी प्रोडक्ट का बनाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट होगा, बस याद रखिएगा पीपीसी में क्या होना चाहिए, रिसोर्सेस लिमिटेड होने चाहिए, तभी पीपीसी का प्रॉब्लम आएगा भी। अच्छा, मेरे पास अगर बहुत पैसा होता तो हम ये चॉइस करते हैं कि ये बनाएं कि वाई बनाएं, हम दोनों बनाएंगे। मेरे पास अगर पैसा हो तो 2 फैक्ट्री खोल देंगे, एक्स का अलग, वाई का अलग, एक्स का आदमी अलग, वाई का आदमी अलग, एक्स का मशीन अलग, वाई का मशीन अलग, एक्स में पैसा अलग, वाई में पैसा अलग। तब तो ये सवाल ही नहीं है। ये तभी आ रहा है समस्या जब हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, तब हमको सोचना पड़ रहा है कि प्रोडक्ट एक्स हम प्रोडक्शन करें या प्रोडक्ट वाई प्रोडक्शन करें, प्रोडक्शन एक्स के ऊपर ध्यान दें या प्रोडक्शन वाई के ऊपर ध्यान दें। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो फर्स्ट का ऑप्शन ए बोलता है कि निम्न में से, इसमें से कौन सी इकोनॉमिक सेंट्रल प्रॉब्लम नहीं है, केंद्रीय समस्या इसमें से कौन सी नहीं है। तो पहले ये समझिए सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है इकोनॉमी का, केंद्रीय समस्या क्या होता है। तो 3 सेंट्रल प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें, 3 हैं। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन है जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। तो देखिए, तो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस क्या मिल रहा है, व्हाट इज़ सेविंग ये तो है ही नहीं, व्हाट इज़ कंजम्पशन नहीं है, व्हाट इज़ इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन फॉर हुम टू प्रोड्यूस ये देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है। एक ही जो ऑप्शन डी का केवल मिल रहा है, क्योंकि 3 समस्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाएं, कैसे बनाएं और किसके लिए बनाएं। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही चीज़ मिल रहा है हम लोगों को, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। तो हमारा आंसर ही होगा, क्योंकि ये तीनों समस्या है ही नहीं, समस्या 3 ही है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस। आगे बोलता है अर्थशास्त्र में जो आपका माइक्रो और मैक्रो जो 2 वर्ड बना है, उस वर्ड को कौन सा इकोनॉमिक्स जो है वो दोनों वर्ड को बांटा है, यानी माइक्रो और मैक्रो जो वर्ड क्रिएट किया इकोनॉमिक्स में, वो कौन सा अर्थशास्त्री माइक्रो और मैक्रो वर्ड को निकाल के लाया है। तो एडम स्मिथ नहीं, लेकिन याद रखिएगा एडम स्मिथ फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है। एडम स्मिथ जो है वो फादर ऑफ इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स के फादर हैं। लेकिन यहाँ आंसर सही नहीं होगा, क्योंकि वो माइक्रो मैक्रो नहीं लाए। मैक्रो लाने वाले का नाम है रेगनर फ्रीस, याद रखिएगा। माइक्रो और मैक्रो लाने वाले का क्या नाम है, रेगनर फ्रीस। ये माइक्रो और मैक्रो का कॉन्सेप्ट पहली बार लेकर आए कि इकोनॉमिक्स 2 पार्ट में बटेगा, स्मॉल एंड लार्ज। माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, माइक्रो के अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। अगर हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक व्यक्ति, एक इकाई, एक मार्केट के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। और अगर हम समष्टि यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो वहाँ एग्रीगेट इकोनॉमी के बारे में स्टडी करते हैं, पूरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में स्टडी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, एल्फ्रेड मार्शल जो है ना, ये भी नहीं है, लेकिन सबके बारे में समझ लो। माल्थस जो है वो पॉपुलेशन थ्योरम दिए थे, जनसंख्या का सिद्धांत दिए हैं। माल्थस जो है जनसंख्या का सिद्धांत दिए हैं, और एल्फ्रेड मार्शल जो है ना वो यूटिलिटी का सिद्धांत दिए हैं। आप जो कार्डिनल यूटिलिटी पढ़ते हैं, कार्डिनल यूटिलिटी के फादर यही हैं, एल्फ्रेड मार्शल। इसका मतलब है कि एल्फ्रेड मार्शल एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसने यूटिलिटी को संख्या के रूप में मेजर करना सिखाया, कि यूटिलिटी को संख्या के रूप में मापा जा सकता है। यानी उपयोगिता को संख्या के रूप में मापने के लिए जिसने पहली बार डेवलप किया उसका नाम है क्या, एल्फ्रेड मार्शल है। इन्होंने कार्डिनल यूटिलिटी
कार्डिनल यूटिलिटी जो है उसका कॉन्सेप्ट दिया था। तो हमने चारों के बारे में आपको बता दिया। अगर हो सकता है आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे तो हम लोग आराम से जवाब दे सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच एक तकनीक का चुनाव करता है कि हम ट्रैक्टर से खेती करें और हल बैल से खेती करें। एक किसान है जो आपसे पूछ रहा है कि भैया मेरे पास दो ऑप्शन है, हम खेत की जुताई ट्रैक्टर से भी कर सकते हैं और हल बैल से भी कर सकते हैं, लेकिन इस बीच में हम कंफर्म नहीं हो पा रहे कि हम ट्रैक्टर लगाएं कि हल बैल लगाएं, क्योंकि हमको सस्ता चाहिए। किससे सस्ता पड़ेगा, ट्रैक्टर से मेरे खेत में सस्ता पड़ेगा या हल बैल से सस्ता पड़ेगा, ये हमको चुनना है। तो उसके लिए चयन करना है कि कौन सी तकनीक लगाई जाए, या ट्रैक्टर से खेती की जाए या हल बैल से। बहुत बच्चा सोच रहा होगा ट्रैक्टर से ठीक पड़ेगा, ऐसा नहीं है। अगर खेत छोटा रहा तो ट्रैक्टर महंगा पड़ जाएगा, खेत बड़ा तो ये सब देखिएगा नहीं, यहाँ तो कुछ नहीं लिखा है खेत छोटा है कि बड़ा है। तो आपको ये चुनना है कि इस तरह का जो समस्या आता है जहाँ तकनीक का चुनाव करना होता है कि किससे किया जाए, इसको कौन सा। ध्यान दीजिए, अभी हम आपको बताए थे आर्थिक समस्या, इकोनॉमिक प्रॉब्लम, 3 प्रॉब्लम था ना, क्या बनाएं कैसे बनाएं। तो ये कैसे वाला है कि कैसे उत्पादन करें, कैसे खेती करें, ट्रैक्टर से करें या हल बैल से करें, कैसे वाला समस्या है। और इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो बोल रहा है उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। अभी बताएं कैसे बनाएं, किस समस्या में ऐसा आता है कि हम लोगों के पास 2 ऑप्शन रहता है और हम कंफ्यूज हो रहे थे ये तकनीक लगाएं या ये तकनीक लगाएं। जैसे एक फैक्ट्री में हमको प्रोडक्शन कराना है तो मैन से कराएं या मशीन से कराएं, आदमी लगा के कराएं या मशीन से कराएं। ये जो समस्या है इसी को बोलते हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे उत्पादन करें। देखिए कहीं है हाउ टू प्रोड्यूस, बिल्कुल हाउ टू प्रोड्यूस। ये जो अर्थव्यवस्था की समस्या है इसमें हमको चुनाव करना पड़ता है, सिलेक्शन करना पड़ता है कि मैन लगाएं या मशीन लगाएं, और दोनों के बीच में कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर, कंडीशंस के ऊपर, कैपिटल के ऊपर कि पूंजी कितना है, उस आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि मैन से प्रोडक्शन करना चाहिए या मशीन से प्रोडक्शन करना चाहिए। तो ये याद रखिएगा, हल बैल या ट्रैक्टर के बीच में ये चीज़ हमको मतलब नहीं, हमको मतलब है कि अगर प्रोडक्शन का टेक्निक चुनना है तो फिर हम लोग चुनते हैं हाउ टू प्रोड्यूस में। प्रोडक्शन का टेक्निक चुनना है तो कहाँ पे चुनेंगे, हाउ टू प्रोड्यूस में। यानी उत्पादन की अगर तकनीक चुनना है तो उत्पादन कैसे करें उसमें चुनेंगे हम लोग। आगे किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को, देखिए उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। अभी बताए थे कि उपयोगिता को मुद्रा में मापने वाले अर्थशास्त्री कौन थे, मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। इन्होंने ही कार्डिनल यूटिलिटी दिया था। तो ये फादर हैं सर, इन्होंने ही बताया था कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मनी में। तो यूटिलिटी को मनी में मेजर करने वाले अर्थशास्त्री का नाम है अल्फ्रेड मार्शल। इनको फादर बोला जाता है कार्डिनल यूटिलिटी का। कार्डिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था। इसमें हिंदी ऊपर है, इंग्लिश नीचे है, ध्यान देते जाइएगा। हिंदी ऊपर है और इंग्लिश नीचे है। चलिए अब हम लोग लेके जाते हैं यूटिलिटी आप लोग पढ़े भी होंगे। बोलता है पर्सन कंज्यूम गोलगप्पा खाता है, 4 गोलगप्पा खाता है ना। पहला से उसको 15 यूटिलिटी मिलता है, दूसरा से 12, तीसरा से 10, चौथा से 8। 4 गोलगप्पा खाता है, ठीक है, मुंह में पानी आ गया सबका। पहला से मिलता है 15, दूसरा से 12, तीसरा से 10 और चौथा से 8 यूटिलिटी उसको मिलता है। पूछ रहा है कि जब वो चौथा गोलगप्पा खा रहा था तो उसको टोटल यूटिलिटी कितना मिला। ये को क्या दिया है जानते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी दिया है, ये MU दिया हुआ है। मार्जिनल यूटिलिटी हर एक यूनिट के, हर एक इकाई के उपभोग से, यानी हर एक यूनिट के कंजम्पशन से जो यूटिलिटी मिलता है उसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोलते हैं उसको, मार्जिनल यूटिलिटी बोलते हैं। तो बोलता है ये मार्जिनल यूटिलिटी मिला हुआ आपको, और मार्जिनल यूटिलिटी को जब जोड़ देंगे ना तो टोटल यूटिलिटी निकल जाएगा। मार्जिनल यूटिलिटी को जब जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, टोटल यूटिलिटी। तो पूछ रहा है चौथा गोलगप्पा खाने से उसको टोटल यूटिलिटी कितना मिला, तो जोड़ दीजिए 15 + 12 + 10 + 8। तो अगर हम सबको जोड़ेंगे तो 45 आ रहा है। देखिए सबको जोड़ने से कितना आ रहा है, 45। तो चौथे जो यूनिट है, चौथा गोलगप्पा, उससे हमको टोटल 45 मिला। इसी क्वेश्चन को पूछेगा तीसरा से, तो तीसरा से 15 और 12 27, 10 37। दूसरा से पूछेगा तो 15 और 12 27। पहला से पूछेगा तो 15। तो कुछ भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन डिटो रहेगा, चेंज कर देगा थोड़ा सा। तो आप ध्यान दीजिएगा कि इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। बोलता है आपके पास कि 2 वस्तु रसगुल्ला और गुलाब जामुन के लिए बजट रेखा AB को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। इन दोनों वस्तुओं की कीमतें PR और P, थोड़ा सा यहाँ PG लिखा गया गलती से, PY होगा। आप लोग के नोट्स में यानी क्वेश्चन में गलत है,
पी वाई होना चाहिए। पी आर और पी वाई है तो बजट रेखा की ढाल क्या होगी? यानी दो वस्तु आपके पास है, एक रसगुल्ला है, गुलाब जामुन है, और दोनों का जो बजट लाइन यानी प्राइस दिया हुआ है, पहले वाले का प्राइस को पी आर बोलते हैं और दूसरे वाले के प्राइस को पी वाई बोलते हैं। तो ऐसे केस में कौन सा कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होगा? बजट लाइन क्या बनेगा? तो बजट लाइन बनेगा पी आर बाई पी वाई। बजट लाइन क्या बनेगा? पी आर बाई पी वाई, याद रखिएगा, बजट लाइन बनेगा पी आर बाई पी वाई, यही हमारा बजट लाइन होगा। ऐसे केस में जब दो हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, जब भी कोई दो प्रोडक्ट यूज करेंगे तो उसका बजट लाइन हमेशा होगा पी आर यानी प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और बाई प्राइस एक्स गुड्स बोल सकते हैं, यहाँ पी एक्स भी बोल सकते हैं, पी वाई भी बोल सकते हैं, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स और बटा प्राइस ऑफ वाई गुड्स। उस हिसाब से भी हम लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद क्या है 8 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन किस वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाले कारक नहीं है? इसमें से कौन ऐसा है जो किसी वस्तु के मूल्य को प्रभावित करने वाला फैक्टर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर अफेक्टिंग द डिमांड फॉर अ कमोडिटी? कौन ऐसा है जो कमोडिटी के डिमांड को जो है अफेक्ट करने वाला फैक्टर नहीं है? तो आप सोचेगा वस्तु की कीमत से तो प्रभावित होता ही था, संबंधित वस्तु की कीमत से प्रभावित होता, तो उपभोक्ता की इनकम से भी डिमांड देखिए, ये तीनों से अफेक्टेड होता है। तो सिर्फ याद रखिएगा फैक्टर प्राइस के ऊपर यानी सेवक सर्विस के प्राइस के ऊपर डिमांड पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो साधन की कीमत, ध्यान दीजिएगा थोड़ा, हिंदी वाले हम इंग्लिश में अगर कर रहे हैं तो हिंदी ऊपर है, हिंदी में डी ही होगा, ऐसा नहीं कि इंग्लिश में डी है तो हिंदी में कुछ अलग हो जाएगा। तो बोला मांग को प्रभावित करने वाले 3 कारक है, ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है, ये भी प्रभावित करता है। अकेला फैक्टर है जो मांग को प्रभावित नहीं करता है। अब बताइए, बोल रहा है कि अगर यदि वस्तु x की कीमत कम होने से y की मांग कम हो जाती है तो दोनों वस्तु किस तरह की वस्तु हैं? अगर एक वस्तु की कीमत कम होने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है तो दोनों कौन सी वस्तु होगी? तो याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स होगा। ये सब्स्टिट्यूट गुड्स ही ऐसा गुड्स होता है जहाँ एक वस्तु की कीमत कम होने से दूसरे वस्तु की मांग कम हो जाती है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। यहाँ नहीं लिखा ऑप्शन में, लेकिन इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोई दिक्कत है? प्रतियोगी वस्तु बोल सकते हैं या सब्स्टिट्यूट गुड्स बोल सकते हैं। तो याद रखिएगा सब्स्टिट्यूट गुड्स ही ऐसा गुड्स है जहाँ पे एक वस्तु की कीमत कम होने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है। एक वस्तु की कीमत कम होने से दूसरी वस्तु की मांग कम हो जाती है, उस वस्तु को बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। कोई दिक्कत किसी को? सब्स्टिट्यूट गुड्स का अगर एग्जाम्पल हम लोग देख ले तो क्या होगा बताइए? सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल होगा टी और कॉफ़ी, आप लोग सब जानते हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स का एग्जाम्पल क्या होगा? टी एंड कॉफ़ी। बताइए, अगर हम समझिए पहले चाय एंड कॉफ़ी, बोला एक्स वस्तु की कीमत, अगर मान लो हम एक्स को मान लेते हैं चाय, तो चाय की अगर कीमत हम कम कर देंगे, चाय का हम सस्ता कर दिए चाय का कीमत, तो जानते हैं कॉफ़ी का क्या होगा? डिमांड घट जाएगा, क्योंकि चाय अगर सस्ता करेंगे ना तो लोग जो कॉफ़ी पी रहा है वो चाय पीने लगेगा। ठीक है, अगर चाय सस्ता हो गया तो वही पी लेते हैं। तो जब ये सस्ता होगा तो इसके कस्टमर भी इधर आ जाएंगे, तो इसका भी डिमांड क्या होगा? कम हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि ऐसा तभी होगा सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जब चाय की कीमत कम होने से कॉफ़ी का कीमत क्या होगा? डिमांड क्या होगा? घट जाएगा। और अगर हम बढ़ा दें चाय का कीमत, तो चाय का कीमत बढ़ाने से कॉफ़ी का डिमांड बढ़ जाएगा। मालूम होना चाहिए, चाय हम महंगा कर देंगे तो जो चाय पीने वाला कस्टमर है वो कॉफ़ी की तरफ मूव कर जाएगा। वो बोलेगा अगर चाय जो मिल रहा है 9 रुपये में और 10 रुपये में कॉफ़ी मिल रहा है तो कॉफ़ी पी लेते हैं। तो ऐसे में अगर चाय अपना प्राइस बढ़ाएगा तो डिमांड किसका बढ़ जाएगा? कॉफ़ी का। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स के। एक प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड घट जाएगा, और एक का प्राइस एक का प्राइस बढ़ने से दूसरा का डिमांड बढ़ेगा, और एक का प्राइस घटने से दूसरा का डिमांड घटेगा। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स या कंपेटिंग गुड्स हम लोग बोल सकते हैं। आगे लिखा है यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी हो, यानी परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस है 5% और परसेंटेज चेंज इन डिमांड दिया हुआ है 8%, और पूछ रहा है ईडी निकालो। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बराबर क्या होता है? ईडी बराबर होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो डी बाई पी होता है। तो डिमांड कितना चेंज हो रहा है? 8%, और प्राइस कितना चेंज हो रहा है? 5%। काट दीजिए तो 1.6 आ जाएगा। 1.6 इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होगा, तो ये ऑप्शन सही होगा। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1.6 अगर आ गया तो ए इसका आंसर सही होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से किसी वस्तु की मांग लोचदार होगी।
निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? बताइए कौन सा ऐसा वस्तु है इसमें से जिसकी मांग लोचदार होगी, यानी चेंज हो सकती है, परिवर्तन हो सकता है। लोचदार कौन से वस्तु की मांग होगी? बताइए इसका मांग लाइफ से, बताइए दवा का मांग लोचदार होगा, बदलता रहेगा? नहीं, दवा का मांग एकदम एक जैसा रहेगा। नमक एक जैसा रहेगा, माचिस एक जैसा रहेगा। फ्रिज की मांग लोचदार हो सकती है, हो सकता है उसका मांग ऊपर नीचे जा सकता है। निम्न रेखा चित्र में मांग की रेखा ए बी के बिंदु पर जी पर मांग की लोच क्या होगी? अब देखिए यहाँ पे कोई पिक्चर ही नहीं दिया है, बाय मिस्टेक पिक्चर ही छोड़ दिया। कोई रेखा चित्र है, चलिए हम लोग एक बना लेते हैं। अगर ये डिमांड की रेखा चित्र हम पूछ रहे हैं, यहाँ पे डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड क्या होगा? अगर हम एक पिक्चर ड्रॉ कर लें और पूछ रहे हैं आपसे कि इस जगह पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, बताइए। तो आपको मालूम ना चाहिए, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या होगा, सॉरी, इक्वल टू 1 होगा। यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। तो ये पूछेगा कि कहाँ होगा, तो 1 होगा, यहाँ लिख दीजिए। यही पिक्चर हम लोग ड्रॉ करते हैं और एक आंसर कर देते हैं। तो याद रखिएगा ए और बी एक बिंदु है, ए और बी अगर है और यहाँ तो 0 हो जाएगा। तो बोला इस जगह पे, इस जगह को कौन सा पॉइंट बोला है, जी पॉइंट बोला है। तो जी पॉइंट पर क्या होगा, जी पॉइंट पर ईडी अगर बराबर 1 हो जाता है तो यहाँ याद रखिएगा इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ईडी इक्वल टू 1। यहाँ पे हम लोगों का मांग का लोच 1 के बराबर हो जाएगा। बोलता है किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है? इसमें से कौन सा ऐसा है जिसका कीमत बढ़ने पर कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदना चाहता है? तो कौन सा ऐसा वस्तु है जिसका कीमत बढ़ने पर कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदना चाहता है? तो लाइफ सेविंग ड्रग नहीं होगा, लग्जरी नहीं, गिवन गुड्स, कौन सा इसमें है जो कीमत बढ़ने पर कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदना चाहता है और कीमत घटने पर, कीमत बढ़ रहा है तो कंज्यूमर उसको ज़्यादा खरीदना चाहता है? तो याद रखिएगा एसेंशियल गुड्स। और वो भी कब केस में, किस केस में होता है? या आप इसको एसेंशियल गुड्स नहीं बोल के इसको एक और सेंस में हम बोल सकते हैं गिवन गुड्स भी यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन को मॉडिफाई करना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या मॉडिफाई होगा समझिएगा। बोलता है अगर किसी एक वस्तु का कीमत बढ़ जाता है, यानी मार्केट में प्राइस महंगा हो जाता है, तो कौन सी ऐसी वस्तु है जिसको अधिक लोग खरीदता है? तो कीमत बढ़ने से गिवन गुड्स को अधिक लोग खरीदता है, घटिया वस्तु को। अगर किसी वस्तु का कीमत बढ़ जाता है तो लोग घटिया वस्तु का, यानी गिवन गुड्स को ज़्यादा खरीदता है। कैसे? तो बताइए टमाटर अगर बहुत 500 रुपये के जी हो जाए, टमाटर 500 केजी हो जाए ना, तो थोड़ा सा गला हुआ टमाटर भी आदमी को 100 रुपये के जी मिलेगा तो खरीद लेगा। तो घटिया सामान तब बिकता है जब वस्तु की कीमत ऊपर होती है। लेकिन अगर टमाटर अभी 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये है तो कोई घटिया नहीं खरीदना पसंद करता है, सब लोग अच्छा खरीदना पसंद करता है। तो याद रखिएगा गिवन गुड्स ऐसा है जहाँ पे मूल्य बढ़ने से इसका डिमांड गिवन गुड्स का बढ़ जाता है और मूल्य घटने से गिवन गुड्स का डिमांड क्या होता है, घट जाता है। तो गिवन गुड्स डिपेंड करता है प्राइस के बढ़ने और घटने के ऊपर। आगे बढ़ा, यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है। अगर कोई व्यक्ति किसी सामान को खरीदने में अपने इनकम का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है ना, बहुत बड़ा अमाउंट हम लोग अपने इनकम का खर्च कर देते हैं, तो वैसी स्थिति में उस वस्तु की मांग क्या होगी, उस वस्तु की मांग क्या कहलाएगी? तो अगर कोई व्यक्ति अपने इनकम का अच्छा खासा हिस्सा खर्च कर देता है तो उस वस्तु की मांग रिलेटिव डिमांड इलास्टिक होगा। रिलेटिव इलास्टिक होगा तभी हम लोगों का अपने इनकम से ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अगर इनकम का अधिकतम हिस्सा खर्च कर देते हैं तो इसका मतलब वहाँ रिलेटिव इलास्टिक डिमांड होगा। आगे लिखा है औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। बोलता है एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कर्व होगा वो कैसा होगा? एवरेज फिक्स कॉस्ट जो कर्व होगा वो किस तरह का होगा? तो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर होता है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है वो रेक्टेंगुलर होता है। ये देखिए सी यहाँ ऑप्शन है, रेक्टेंगुलर होता है, ऐसा बनेगा। ये है एफ सी, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होता है रेक्टेंगुलर होता है, थोड़ा सा और नीचे जाता है लेकिन कोई बात नहीं, वैसे ही बनेगा वो। और हमेशा याद रखिएगा, पूछ देगा नेगेटिव स्लोप होगा या पॉजिटिव, यही क्वेश्चन पूछ सकता है फिर आपको कि एवरेज फिक्स कॉस्ट जो है वो नेगेटिव स्लोप होता है या पॉजिटिव स्लोप होता है। तो नेगेटिव ना जा रहा है, पॉजिटिव तो जा नहीं रहा है, तो नेगेटिव स्लोप होता है, डाउन होता है, हमेशा नीचे जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हम लोग कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है? परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब,
द एवरेज प्रोडक्ट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर इंक्रीजेज व्हेन, बताइए एवरेज प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, कोई भी वेरिएबल फैक्टर है उसका एवरेज प्रोडक्ट कब बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर का कब बढ़ता है, जब मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जो है एवरेज प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा, यानी एमपी अगर मोर देन है एपी से, तो वही केस में ऐसा होगा कि जब आपका एवरेज प्रोडक्ट वेरिएबल फैक्टर्स के कारण इंक्रीज हो जा रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर अगर इंक्रीज कर रहा है एवरेज प्रोडक्ट का, तो वो इसी के कारण इंक्रीज कर सकता है कि मार्जिन प्रोडक्ट ज़्यादा होगा एवरेज प्रोडक्ट से, तभी ये काम हो सकता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है। आगे लिखता है टोटल प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट कब अधिक होगा, जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, तो सब जानते हैं टोटल प्रोडक्ट तब अधिक होगा जब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो होगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा तब ना टोटल प्रोडक्ट अधिक होगा। जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होगा टोटल प्रोडक्ट घटने लगता है, रिलेशन जानते हैं कि नहीं, मार्जिनल प्रोडक्ट जब तक पॉजिटिव है तब तक टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट जब जीरो हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट अपना हाईएस्ट पोजीशन पे रहेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट अगर नेगेटिव हो जाएगा तो टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगेगा। तो याद रखिएगा जहाँ मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो होगा वहीं पे टोटल प्रोडक्ट जो है हाईएस्ट सिचुएशन में रहेगा। अब लिखा है अधिक कुल उत्पाद टोटल प्रोडक्ट और परिवर्तित साधन की मात्रा, अब यहाँ थोड़ा गलती लिखा है, परिवर्तित साधन की मात्रा Q है, यहाँ Q लिखना भूल गया। अधिक कुल उत्पाद को TP बोलते हैं, टोटल प्रोडक्ट TP है और क्वांटिटी को Q बोलते हैं। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, तो हम लोग जानते हैं एवरेज प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या करना चाहिए, बताइए टोटल प्रोडक्ट दिया और क्वांटिटी दिया है, तो एवरेज प्रोडक्ट के लिए क्या करना होगा, टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाई क्वांटिटी, TP बाई क्वांटिटी कर देंगे, निकल जाएगा। और अगर पूछ देता है मार्जिनल प्रोडक्ट तो ये वाला आंसर हो जाता, अगर मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता है तो ये वाला आंसर होता है, ये आंसर किसी का है ही नहीं। अगला देखिए वही चीज़ है सेम, फिर कुल उत्पाद को TP माने, सेम क्वेश्चन है। अब परिवर्तित साधन को Q माने, देखिए यहाँ Q मिसिंग था, यहाँ Q दे दिया, तो सीमांत उत्पाद बोल रहे तभी तो बताया सीमांत उत्पाद क्या होता है, डेल्टा TP यानी चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी। मार्जिनल प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बाई चेंज इन क्वांटिटी, ये हम लोगों के पास मार्जिनल प्रोडक्ट निकल जाएगा। अब बोला कि जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तो औसत लागत क्या होती है, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन, व्हेन एवरेज कॉस्ट इज लेस देन मार्जिनल कॉस्ट देन एवरेज कॉस्ट इज, जब एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम होती है तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो उसमें एवरेज कॉस्ट डिक्रीज़ करता है। जहाँ भी एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम होता है तो एवरेज कॉस्ट क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, याद रखिएगा। एवरेज कॉस्ट मार्जिनल कॉस्ट से कम होता है तो एवरेज कॉस्ट क्या होता है, डिक्रीज़ होता है। 21 परिवर्तनशील अनुपातों का नियम जो हम लोग पढ़े थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कितने हैं, तो 3 स्टेजेज हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। कितने स्टेजेज हैं, 3। आप लोग ऐसा पिक्चर पढ़े होंगे, ऐसे बढ़ता था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन TP, ये पहला स्टेज होता था, ये दूसरा स्टेज होता था और ये तीसरा। तो पूछ रहा कितने स्टेजेज होते हैं, तो 3 स्टेजेज होते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के 3 स्टेजेज होते हैं। अच्छा, औसत बोला अल्पकालीन औसत लागत की का वक्र कैसा होता है, द शेप ऑफ शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट। याद रखिएगा एवरेज कॉस्ट जो होता है ना शॉर्ट टर्म में, वो U टाइप का होता है। कहाँ U शेप है, देखो ऐसे बनता है एवरेज कॉस्ट। शॉर्ट टर्म में अगर एवरेज कॉस्ट आप बनाएंगे तो एवरेज कॉस्ट U टाइप का बनता है, तो इसको हम लोग U बोलते हैं, U शेप का होता है। तो याद रखिएगा U आकार का होता है। शॉर्ट टर्म में अगर हम लोग एवरेज कॉस्ट की बात करेंगे तो एवरेज कॉस्ट का ग्राफ U टाइप का बनता है, तो U आकार का होता है। तो इसका B ऑप्शन 22 का सही है। तो इसमें बोलता है निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एग्जाम्पल है, इसमें से कौन ऐसा है जो फिक्स कॉस्ट है, जो एकदम फिक्स है। तो बताइए, अस्थाई कर्मचारी का वेतन, बिल्कुल ये फिक्स होगा। अस्थाई कर्मचारी का वेतन फिक्स होगा। सैलरी ऑफ फिक्स लेबर, दैनिक मजदूर की मजदूरी तो रोज़ ना देना होगा, तो वेरिएबल होगा। और जितना काम करेंगे उतना देना पड़ेगा, ज़्यादा काम तो ज़्यादा, कम काम तो कम। कच्चा माल का लागत वेरिएबल होगा, जो ज़्यादा खरीद बनाएंगे तो ज़्यादा लगेगा, कम बनाएंगे तो। अब बिजली भी वेरिएबल होगा। ये लोग वेरिएबल कॉस्ट समझते हैं ना, ऐसा लागत जो उत्पादन के साथ बढ़ता और घटता है, परिवर्तनशील कहलाता है। और ऐसा लागत जो उत्पादन के साथ फिक्स रहता है, स्थिर रहता है, स्थिर लागत कहलाता है। उसी को हम लोग स्थिर लागत बोलते हैं। इसका इंग्लिश देख लीजिएगा। 24 नंबर क्वेश्चन अब चलते हैं। औसत लागत और सीमांत लागत आपस में कब बराबर होती है? औसत लागत और सीमांत लागत अगर आपस में बराबर है तो औसत लागत क्या होता है? अगर औसत एवरेज कॉस्ट
और मार्जिनल कॉस्ट अगर आपस में बराबर हो तो उस कंडीशन में एवरेज कॉस्ट क्या होता है, तो एवरेज कॉस्ट मिनिमम होता है। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मिनिमम होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है। किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से, एक वस्तु है जिसका पर यूनिट अगर सेल करते हैं तो एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है। तो अगर हम कोई सामान को बेचते हैं तो एक उत्पादक से जो हमको प्राप्त मिलता है एकक का, एक सामान बेचे उससे जो हमको मिला, एक सामान बेचे उससे जो हमको मिला है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। याद रखिएगा क्या बोलते हैं, मार्जिनल रिवेन्यू। किसी सामान को बेचने से हमको जो रिवेन्यू प्राप्त होता है उसको हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। इस बात को याद रखना है। बोला टीसी, टीएफसी और टीवीसी में कौन सा इसमें रिलेशन सही है। तो याद रखिएगा फॉर्मूला ये होता है टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी। टीसी बराबर होता है टीएफसी प्लस टीवीसी। तो ढूंढिए तो इसमें कौन सही है। ये तो है ही नहीं। टीसी बराबर ये माइनस है, ये तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। अगर हम टीएफसी निकालें तो इसमें है तो टीवीसी इधर जाएगा तो माइनस ना होगा, तो टीसी माइनस टीवीसी नहीं, प्लस है, ये भी गलत है। टीवीसी अगर हम निकालते हैं तो टीवीसी में टीएफसी इसमें माइनस होगा, प्लस दे दिया, भी गलत है। तो यही होगा टीएफसी बराबर क्या होगा, टीसी माइनस टीवीसी। बिल्कुल ये सही है, टीएफसी बराबर होगा टीवीसी माइनस टीएफसी। तो यही आंसर इसका सही होगा, डी। आंसर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, इसी से हम लोग तोड़ के बना के देखें कि कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। आगे लिखा है जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है तब संतुलन कीमत क्या होती है। यानी मांग बढ़ रहा है लेकिन सप्लाई में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा उससे जगह पे। तो इक्विलिब्रियम प्राइस याद रखिएगा इंक्रीज करेगा। अगर ऐसा है कि एक वस्तु की मांग बढ़ रही है और सप्लाई चेंज, यानी डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई जो है वो डिमांड बढ़ रहा है, सॉरी, किसी वस्तु की का डिमांड जो है वो बढ़ रहा है, डिमांड बढ़ रहा है और सप्लाई जो है वो सेम है, कांस्टेंट है, तो ऐसे केस में उसका जो है इक्विलिब्रियम प्राइस जो है इंक्रीज कर जाएगा। इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा उसका। डी में बोला यदि किसी वस्तु की मांग डी है, यानी डिमांड को डी से डिनोट किया और सप्लाई को एस से डिनोट किया, तो बाजार संतुलन कहाँ होगा, सिंपल डी इक्वल टू एस। जहाँ डिमांड और सप्लाई बराबर होगा उसी जगह पे ना इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ये सब तो होगा ही नहीं, सवाल ही नहीं, ये ऑप्शन ही गलत है। अगर यहाँ कन्फ्यूज करना था तो ये दे देता या ये दे देता तो लोग कन्फ्यूज हो सकता था। ऐसा ऑप्शन दिया कि कन्फ्यूजन का सवाल ही नहीं, डी इक्वल टू एस। किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से क्या होता है, एमएसपी इसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस। तो बोलता है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस गवर्नमेंट तय करती है, उसको बोलते हैं एमएसपी। गवर्नमेंट तय करती है एमएसपी। अब बताइए सरकार जो तय करेगी तो मार्केट रेट से ज़्यादा तय करेगी या मार्केट रेट से कम तय करेगी, पहले समझ लीजिए। एमएसपी का मतलब होता है कि सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस तय करती है कि भाई किसान आप हो, आपने खेती की, आपके पास उत्पाद है, आप बेचो मार्केट में। अगर मार्केट में नहीं बिकेगा ना तो मैं ले लूँगा। तो बताओ मार्केट में नहीं बिकेगा तब सरकार लेगी, तो सरकार सस्ते में लेगी कि महंगे में लेगी, सस्ते में लेगी। तो हमेशा याद रखिएगा एमएसपी का जो प्राइस होता है वो मार्केट वैल्यू से कम होता है, तो लिखा होगा कम होता है, यानी इसका ये ऑप्शन बिल्कुल सही। एमएसपी जो होता है वो मार्केट वैल्यू से हमेशा क्या होता है, कम होता है। इस चीज़ को याद रखना, हमेशा मार्केट वैल्यू से कम होता है। ये 29 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, अभी 11 क्वेश्चन इसमें बच गया, वो हमारा टाइपिंग नहीं हो पाया था जिसके कारण हम लोग उसका आंसर नहीं कर पाए हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग उस आंसर 11 क्वेश्चन को डाल देंगे और अगले वीडियो में आपके पास वो 11 क्वेश्चन का भी आंसर आ जाएगा जो इधर था छूटा हुआ, क्योंकि हमको हिंदी इंग्लिश दोनों करना पड़ता है, उसमें टाइम लग रहा है। लेकिन आज शाम में फिर एक वीडियो आपके पास जाएगा, कल सुबह जाएगा और कल शाम में जाएगा। आप अगर सुबह शाम खुराक की तरह लेते हैं और परसों सुबह एक वीडियो जाएगा तो आपका अच्छा खासा MCQ का प्रिपरेशन करवा देंगे। सब्जेक्टिव के लिए भी हम लोग एक वीडियो और तैयार करके आपके सामने जल्द ही लेकर आ रहे हैं। थैंक यू, तब तक देखिए इस वीडियो को और आनंद उठाइए।